इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांट कराने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैसे होती है। पेरी इम्प्लांटाइटिस और पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस की हम बात करेंगे, दो टर्म्स होती है। कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम होता है इसके में इम्प्लांट में, और ये ठीक हो सकता है कि नहीं, ये सारी बातें हम करेंगे। क्योंकि इम्प्लांट काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अगर आप कराते हैं तो आप चाहते हैं कि ये लाइफ टाइम चले, जो कि होता भी है, लेकिन किस कंडीशन में ये ख़राब हो सकता है, ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, ये सारी बात इस वीडियो में हम करेंगे। समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स हैं तो पेरी इम्प्लांटाइटिस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स के लिए। आप इसको अच्छे से समझिए और अपने वर्ड्स पे आप इसको लिख देंगे, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो क्या करना है, हाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। इम्प्लांट के बारे में हमने पहले समझा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लांट है सबसे एडवांस प्रोसीजर टूथ को लगवाने के लिए। आपके जो बोन है उसमें ड्रिल करके एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है नोबल मेटल का बना हुआ, उसको प्लेस कर देते हैं और जब वो बोन से अटैच हो जाता है अच्छे से, इसके बाद इसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, कैप लगाया जाता है, ब्रिज लगाया जाता है। पहले हमने इसके बारे में समझा है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसमें समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसा बताया जाता है कि ये लाइफ टाइम के लिए होता है, बहुत अच्छा है, एडवांस है, जो कि सही भी है। लेकिन हर चीज़, जैसे कि नेचुरल टीथ जो बनाए हुए हैं, जो नेचुरल टीथ बनाए हुए हैं ऊपर वाले ने, वो तक खराब हो जाता है, जो कि इतना मजबूत होता है अगर हम केयर नहीं करते हैं तो, या फिर कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से। वैसे ही इम्प्लांट तो मैन मेड है, हालांकि बहुत एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। किन कंडीशन में ख़राब हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो दो टर्म्स होती हैं, पहला है पेरी म्यूकोसाइटिस और दूसरा है पेरी इम्प्लांटाइटिस। पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जिसके लास्ट में आइटिस लगता है वो होता है इन्फ्लामेशन को दिखाता है, मतलब इन्फ्लामेशन है उस चीज़ का जिसके बारे में बात हो रही है। इन्फ्लामेशन आपको होपफुली पता है, नहीं पता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, आगे हम उसको और अच्छे से समझ लेंगे आगे की वीडियोस में। तो पहला है पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस। पेरी मतलब सराउंडिंग्स, चारों ओर, जहाँ पेरी लगा होता है मतलब उसके अराउंड की बात हो रही है, चारों ओर की बात हो रही है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्लांट की। तो जैसा आप लोगों को पता है, अब बताया हुआ है, पहले इम्प्लांट है, उसके सराउंडिंग्स में बोन है और बोन के सराउंडिंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो है। तो अभी जो हम पहली बात कर रहे हैं पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस, ये है सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन को दिखाने के लिए। जब सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन है, इसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, जैसा इम्प्लांट के साइड में बोन और बोन के ऊपर जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, ईजी करके हम समझे तो, अगर इनमें इन्फ्लामेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस। ये बोन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, जो अंडरलाइंग बोन है, अंदर बोन है, उसको प्रॉब्लम नहीं करता है। तो यहाँ से इस स्टेज में ही हम रोक लें तो ज़्यादा बेटर है। आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो पेरी इम्प्लांटाइटिस। तो इजी है, पेरी सराउंडिंग्स, इम्प्लांटाइटिस इम्प्लांट के चारों तरफ, इम्प्लांट के चारों तरफ इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पेरी इम्प्लांटाइटिस। बहुत समझने वाली चीज़ है, माइन्यूट सी चीज़ है। पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस और पेरी इम्प्लांटाइटिस अलग अलग चीज़ है। तो पेरी इम्प्लांटाइटिस में बोन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अगर बोन में इन्फ्लामेशन होता है, जहाँ पर इम्प्लांट है वहाँ की बोन में इन्फ्लामेशन शुरू होता है, बोन डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं पेरी इम्प्लांटाइटिस। शुरू ये होगा पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस से। तो ये दोनों टर्म्स अब आपको क्लियर है, पेरी इम्प्लांट म्यूकोसाइटिस और पेरी इम्प्लांटाइटिस क्या है। अब जब ये इंक्रीज होता है तो डीप पॉकेट बना देता है, पॉकेट फॉर्मेशन करता है, और जैसा मैंने आपको बताया धीरे धीरे बोन डिस्ट्रक्शन करने लगता है। शुरू होगा ये कोरोनल एरिया से, मतलब जो कोरोनल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है इम्प्लांट का, जो प्रोस्थेसिस वाला है, वहाँ से स्टार्ट होगा। पहले अपाइकल पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो धीरे धीरे फिर नीचे भी प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे बोन लॉस शुरू होगा। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इसकी केयर नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, किसके कारण ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इम्प्लांटाइटिस।
और कॉजेज़ भी आप इस पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, किस कारण से हो सकते हैं, दोनों चीज़ हम एक साथ समझते हैं। तो अगर हिस्ट्री है पेशेंट को पेरिडोंटल डिसीज़ की, ये सब भी हमने पहले समझा हुआ है क्या होता है। पेरिडोंटल डिसीज़, गम्स की, बोन की अगर डिसीज़ की हिस्ट्री है कि पहले हो चुका है तो चांसेस होते हैं इम्प्लांट होने के बाद ये होने के। इस कंडीशन में आपको बहुत केयर रखनी पड़ती है। और आगे समझते हैं, सबसे मेन कारण जो होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर हाइजीन अच्छे से आप मेंटेन नहीं रख रहे हैं, आपके दांत गंदे हैं, इम्प्लांट जो लगा हुआ है उसमें प्लाक जमा हो रहा है, क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको कंडीशन हो सकती है इम्प्लांट के बाद। और समझते हैं, कोई सिस्टमिक डिसीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, जिसमें कि डायबिटीज़ मेनली, अगर डायबिटीज़ है आपको अनकंट्रोल्ड है, ऐसी कंडीशन में पेरी इम्प्लांटाइटिस होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। और समझते हैं, इसमें ही सिस्टमिक डिसीज़ में ही जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है जो बोन डिसऑर्डर है, ये अगर है तो भी केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन सप्लीमेंट्स आपको लेने होते हैं। नेक्स्ट है पैरा फंक्शनल हैबिट। अगर कोई पैरा फंक्शनल हैबिट आपको है, इजी करके समझते हैं, जैसे ब्रुक्सिज्म, दांत को चबाने की अगर आदत है, नींद में जनरली किसी को होती है कि दांत को क्लेंच करते हैं, चबाते हैं, इस कंडीशन में भी इम्प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लांट जो है उसकी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मोबिलिटी के चांसेस आगे हो सकते हैं, ब्रुक्सिज्म। और एक रिस्क फैक्टर है टोबैको, तंबाकू। तंबाकू का किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चबाने के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर आप स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं टोबैको को, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ये एक कारण हो सकता है आगे इम्प्लांटाइटिस होने का। चलिए अब जल्दी से सिम्टम्स समझ लेते हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लाक फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा, धीरे धीरे प्लाक आपका जमा होता है जो आपको क्लीन करना है, साफ करते रहना है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। गम्स, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आपको होगी। इसके बाद डल पेन, जब पेरी इम्प्लांटाइटिस स्टार्ट होगा तो थोड़ा थोड़ा आपको पेन फील हो सकता है, टेंडरनेस आपको लग सकती है। और क्या हो सकता है, इम्प्लांट विजिबिलिटी, जैसे जैसे बोन लॉस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस, ये भी अलग अलग चीज़ है, वर्टिकल बोन लॉस, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस, अगर ऐसा बोन लॉस हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इम्प्लांट दिखने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो इम्प्लांट बोन में है थोड़ा सा विजिबल होने लगेगा। और मोबिलिटी, जो इम्प्लांट है वो धीरे धीरे मोबाइल होने लगेगा। ये सब सिम्टम है जो पेरी इम्प्लांटाइटिस में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें एसिम्टोमेटिक रहेगा, कोई सिम्टम आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन इन्फ्लामेशन वहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या समझना है, इम्प्लांट अगर कराए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कॉस्टली है ट्रीटमेंट, बहुत सोच समझ कर पेशेंट कराते हैं, सारी चीज़ें समझ कर कराते हैं, तो उसके बाद आपको केयर रखनी है उसकी, जैसा आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से मेंटेन रखना है। और चेकअप, रेगुलर चेकअप आपको कराना है। जब भी आपको बोला गया है चेकअप कराने के लिए तो आपको उस टाइम पर चेकअप कराना है। अगर आप नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो भी आपको जनरल चेकअप के लिए जाना है। इम्प्लांट अगर आपने लगाया है तो ज़रूर जाना है आपको इम्प्लांट के चेकअप के लिए। अब फाइनल बात करते हैं कि ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है या नहीं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो क्या होता है। तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, स्टार्टिंग में ही अगर हम करा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मेडिकेशन से और क्लीनिंग से ये ठीक हो सकता है, और ज़्यादा हो रहा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसके लिए रिक्वायर्ड हो सकता है पेरी इम्प्लांटाइटिस में। इसके बाद अगर अनट्रीटेड रहता है, नहीं ठीक कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इम्प्लांट फेलियर के चांस होते हैं। मोबिलिटी अगर बढ़ती है तो इम्प्लांट निकलने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी कंडीशन है, हम पहले ही समझ लें, इम्प्लांट हमने कराया है तो अच्छे से हम समझ लें, केयर कर लें, जो हमको बताया गया है उसको फॉलो कर लें, तो इम्प्लांट की लाइफ बढ़ सकती है। लाइफ टाइम भी इम्प्लांट चलता है, जो कि सही है। इम्प्लांट के बाद होने वाले इन्फ्लेमेशन के बारे में आपको जानकारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको इसे लाइक करना है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं नीचे लिख दीजिए, ट्राई करेंगे जल्दी उनमें वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।